नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भारत और नेपाल के बारे में बात करेंगे। नेपाल आपको पता है पड़ोसी राष्ट्र है हमारा, और इसके साथ 1850 किलोमीटर सीमा लगता है। आपको ये भी पता होगा कि नेपाल और भूटान दो ही ऐसा राष्ट्र है जो भारत के साथ मुक्त आवाजाही की व्यवस्था है। दोनों में आप अगर विदाउट वीज़ा जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, या उनका भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ आ सकते हैं। आपको पता है कि नेपाल के लगभग 60 लाख लोग यहाँ पे रोज़गार करते हैं, रहते हैं। और देखेंगे कि नेपाल और भारत के बीच में धार्मिक रूप से लगाव है, क्योंकि वो भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं। सांस्कृतिक लगाव है, पहनावा ओढ़ावा, खान पीना सब कुछ। भाषाई रूप से देखें तो यहाँ भी भारत में, नेपाल में देखेंगे मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, और भारत में भी ये सब भाषाएं बोली जाती है। तो भाषाई लगाव है, भौगोलिक लगाव है। और आप देखेंगे कि नेपाल के जो यहाँ तराई के जो लोग हैं, ये मधेसी हैं, इनका संबंध बेटी रोटी का संबंध है। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि भारत नेपाल के का सदियों पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। साथ ही दोनों में ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, भाषाई और धार्मिक क्षेत्र में जितनी घनिष्ठता है, आत्मीयता है, उतना दुनिया के अन्य देशों के साथ दिखाई नहीं पड़ती है। इस नज़दीकी के वजह से ही स्वतंत्रता के उपरांत दोनों देश के मध्य बहुत ही मधुर, सौहार्दपूर्ण और बेहतर संबंध रहे हैं। तो ये सब के वजह से भारत और नेपाल के बीच का जो संबंध है, यह एक मधुर और बेहतर संबंध रहा है। हम अगर देख लें कि ऐतिहासिक संबंध के बारे में अगर देख लें कि जैसे हमने बोला कि ऐतिहासिक संबंध है, तो ऐतिहासिक रूप से देखें कि भारत नेपाल के बीच का कैसा संबंध रहा है, और साथ में ही हम वर्तमान तक का संबंधों में जो उठापटक हुआ है, संबंधों का जो कभी ज़्यादा मधुर, कभी कटु, इसके बारे में डिस्कस वर्तमान तक इस लेक्चर में कर लेंगे। तो ऐतिहासिक रूप में देखें तो नेपाल का जो संबंध है भारत के साथ, रामायण काल और महाभारत काल से, रामायण और महाभारत में भी नेपाल का संबंध मिलता है। उसमें देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है, कहा जाता है कि नेपाल में ही होता है। और गौतम बुद्ध, अर्थात आप जानते भी होंगे कि लिच्छवी गणराज्य में शाक्य वंश में सिद्धार्थ का जन्म होता है, और इनके जीवन का अधिकतम भाग भारत में होता है। अर्थात जो बुद्ध बनते हैं वो भारत के गया में बनते हैं, और अनेक जितने भी धर्म चक्र, जितने भी वो देते हैं, उपदेश देते हैं, सारे भारत में ही दिखाई पड़ते हैं। पुराण में भी नेपाल का देखेंगे कि वहाँ भी उल्लेख है। उसके बाद देखेंगे सम्राट अशोक, अर्थात गुप्त काल में भी नेपाल के साथ संबंध दिखाई पड़ता है। देखेंगे सम्राट अशोक अपनी विजय यात्रा में नेपाल का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक की विजय यात्रा में नेपाल का उल्लेख मिलता है। चालुक्य वंश का भी प्रभाव यहाँ पे दिखता है। उसके बाद ब्रिटिश काल में देखें, जब 1765 ईस्वी में गोरखा साम्राज्य की जब नींव रखी जाती है, तो वहाँ के जो शासक थे राजा पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में नींव रखी जाती है। और ये क्या किए, इस समय इस गोरखा साम्राज्य ने साम्राज्यवादी नीति के तहत भारत के अधिकांश भागों पे वो कब्जा कर लिया। अर्थात आप कह सकते हैं कि दार्जिलिंग, सिक्किम के कुछ भाग, उसके बाद असम के कुछ भाग, उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कुमायूं, बहुत सारे भाग पे कब्जा कर लिया। लेकिन आपको पता होगा कि वही वक्त होता है जब ब्रिटिश हमारे भारत में होता है, और इस साम्राज्यवादी नीति के तहत, आधिपत्य की नीति के तहत इनका गोरखा का आगे बढ़ता हुआ प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश के साथ संघर्ष होता है, और ये संघर्ष युद्ध में बदल जाता है। और 1814 से 16 तक एक युद्ध होता है भारत और नेपाल के साथ। और 1816-17 में एक संधि होती है, सुगौली की संधि। इसके तहत नेपाल की संप्रभुता को कायम रखा जाता है, और नेपाल का लगभग 2/3 भाग भारत में मिला लिया जाता है। आप देखेंगे कि आगे जब 1857 का युद्ध होता है, तो नेपाल के जो शासक थे ये ब्रिटिश को सहायता करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे कि
जितने भी तात्या टोपे हुए, कुंवर सिंह के भाई हैं, अमर सिंह हुए, ये सब जो जब ब्रिटिश ने जब दमनकारी नीति अपनाना प्रारंभ कर दिया 1857 के बाद, तो ये लोग नेपाल में चले गए और नेपाल के जो शासक थे इनको सौंप दिया। तो अर्थात कह सकते हैं 1857 में ये लोग नेपाल ब्रिटिश को सहायता दिए हैं। और 1857 के विद्रोह में ही देखा गया कि जो हिंदू सैनिक है और मुस्लिम सैनिक है, आपको पता होगा कि पील आयोग का गठन हुआ था 1857 युद्ध के बाद। तो पील आयोग 1857 विद्रोह के बाद पील आयोग का गठन हुआ और यही पील आयोग ने रिकमेंड किया था कि जो सेना है, सेना का स्ट्रक्चर बदला गया था। इसी के क्रम में आपको पता होगा कि ब्रिटिश को ऐसा लगा कि जो ये जो गोरखा सैनिक हैं, इनका स्वामी भक्ति गोरखा और सिखों का सैनिक में ज़्यादा वो रिक्रूटमेंट यहीं से प्रारंभ करते हैं। और क्योंकि ब्रिटिश को ऐसा लगा कि गोरखा का जो स्वामी भक्ति है, यह जो हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक है इसके तुलना में बेहतर है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से गोरखा सैनिकों की वो अपने में सेना में भर्ती करना प्रारंभ कर लिए। और यही आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के उपरांत यही गोरखा सैनिक का जो परंपरा है हम लोगों ने भी अपनाया और अभी भी हमारा एक गोरखा रेजिमेंट है। और हम जो गोरखा रेजिमेंट नेपाल के लोग हैं और उनको हम अभी भी बहुत से सारे ऐसे नेपाली हैं जिनको हम उसके तहत लाखों नेपाली को पेंशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारे सेना में है। तो इस रूप में आपने देखा 1947 और यही आगे जाके जब प्रथम विश्व युद्ध में नेपाल और ज़्यादा सहायता देता है तो भारत और नेपाल के बीच 1923 में शांति और मित्रता की संधि ब्रिटिश करता है नेपाल से। लेकिन नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र होता है जिसकी जो भारतीय राष्ट्र होता है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, अर्थात अपनी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखा। तो यही 1923 का जो ब्रिटिश का जो मित्रता और शांति की संधि थी, यह 1947 के आज़ाद होने के उपरांत भारत सरकार और नेपाल के जो राजा थे 1950 में वो एक संधि को संशोधित करते हैं। अर्थात कह सकते हैं 1950 का वक्त होता है जब जो चीन है, चीन तिब्बत पे कब्जा कर लेता है और उनको लगता है कि हो सकता है नेपाल को भी ये ना कब्जा कर ले। तो 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक संधि होता है जिसको कहा जाता है मित्रता और शांति की संधि। जो वर्तमान भारत है, स्वतंत्रता के उपरांत जो भारत का निर्माण हुआ उसका और नेपाल के साथ जो संधि होता है, शांति और मित्रता की संधि, यही संधि आज तक कार्यरत है। तो अब हम देख लें कि आपने देखा कि 1950 तक जो भारत और नेपाल के बीच संबंध थे बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं। 1950 से लेकर 1955 तक का संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं, मधुर रहे हैं। लेकिन जैसे ही और यही वक्त होता है कि नेपाल में पंचायती लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पे हो जाती है। और 1951 से लेकर 55 तक राजा त्रिभुवन का शासन था, कोई मतलब नहीं है। आप ओवरऑल देख लीजिए संबंध कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे लोकतंत्र, भारत हमेशा लोकतंत्र का समर्थन किया है और यहाँ पंचायती लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ था, भारत ने समर्थन किया। लेकिन यहाँ पे दूसरे शासक आते हैं राजा महेंद्र और ये लोकतंत्र को खत्म कर देते हैं। भारत इसकी आलोचना करता है और इस आलोचना को प्रत्युत्तर करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये चीन के तरफ चले जाते हैं। जब चीन के तरफ जाते हैं तो यही वो वक्त होता है कि नेपाल और चीन के साथ संबंध और प्रगाढ़ होने लगता है। और इसी का परिणाम है कि 1956 में देखेंगे चीन के साथ नेपाल की कूटनीतिक संबंध स्थापित हो जाती है 1956 में। और इस रूप में भारत और नेपाल के साथ संबंध कंटिन्यू कटु रहे हैं। हालांकि भले अंतर्निर्भरता है लेकिन जो संबंध का जो दौर था, वो स्वर्णिम युग था, वो नहीं है। अर्थात संबंध में बहुत खटास यहाँ पे देखने को मिले क्योंकि चीन के साथ नज़दीकी भारत के सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही नुकसानदायक था, अभी भी है। आप देखेंगे कि जब भारत और चीन का युद्ध होता है उस समय भी नेपाल और चीन के मित्रता बहुत ही घनिष्ठ होती है। और ये 70 के दशक में भी भारत नेपाल के मध्य संबंध
कटु होता है। और नहीं, बीच में कोशिश किया गया, लेकिन 70 के दशक में देखेंगे 1975 में जब सिक्किम का विलय कर लिया गया भारत में, तो और ज़्यादा कटु यहाँ पे देखने को मिले नेपाल और भारत का संबंध। 1980 के दशक में भी संबंध बहुत ही कटु ही थे, क्योंकि आप देखेंगे कि नेपाल सरकार ने चीन से हथियार का आयात कर दिया, और इस मित्रता और संधि के तहत कहा गया था कि अगर अगर नेपाल चीन से अगर हथियार खरीदेगा तो उसके लिए भारत सरकार से परामर्श लेगा। लेकिन परामर्श नहीं लिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने एक पड़ोसी के प्रति एक ऐसा मतलब यथार्थवादी नीति अपनाया, एक कठोर नीति अपनाया, और जितने भी पारगमन के रास्ते थे नेपाल और भारत के बीच सबको बंद कर दिया। तो इस रूप में भारत और नेपाल के बीच संबंध और कटु यहाँ पे दिखते हैं 80 के दशक में। 90 के दशक में देखेंगे कि जब शीत युद्ध का अंत होता है और भारत सरकार भी कोशिश करती है कि पड़ोसी को तवज्जो दिया जाए, और इसी के तहत भारत ने गुजराल सिद्धांत को लाया और पड़ोसी को एक तरफा छूट दिया। लेकिन 90 के दशक में हालांकि भारत ने कोशिश किया संबंध को बेहतर करने का, संबंध ठीक रहे, लेकिन 90 के दशक में देखा जाए कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पे होती है। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद भी यहाँ पे 90 के दशक में अस्थाई लोकतंत्र, अस्थाई सरकार नहीं दे पाती है यहाँ की लोकतंत्र, जिसके वजह से व्यापक जन असंतोष वहाँ पे होता है। और यही वक्त होता है 1990 से लेकर 2005 तक का, जब माओवादी आंदोलन चरम पे हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए माओवादी हिंसक गतिविधि प्रारंभ करते हैं, और भारत और नेपाल के साथ संबंध उतना प्रगाढ़ नहीं होते हैं, यहाँ भी दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद 2000 में देखेंगे कि 2000 तक अस्थिरता विद्यमान ही रही वहाँ पे, और 2005 में नेपाल में फिर आपातकाल लागू हो गया। जो आपातकाल लागू हुआ, भारत हमेशा इस इमरजेंसी का विरोध करता रहा, और भारत ने कोशिश किया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से ऐसा किया गया कि फिर से लोकतंत्र की स्थापना किया जाए। और 2006 में बहुत सारे जितने भी दल थे और माओवादी के साथ कोशिश किया गया माओवादी को भी मुख्य धारा में लाया जाए, और माओवादी हिंसक गतिविधि छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हो गए। और ऐसा हुआ कि 2006 में संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण किया जाएगा। 2008 में चुनाव होगा, और इस चुनाव के तहत राजतंत्र प्रणाली थी, ये राजतंत्रीय प्रणाली नेपाल में खत्म हो जाएगी, और वहाँ से संसदीय लोकतंत्र प्रारंभ होगा, और एक संविधान सभा का निर्माण होगा। संविधान सभा संविधान बनाएगी, उसके अनुसार काम होगा। लेकिन 2008 में चुनाव होता है, और चुनाव में 8 में संविधान सभा का चुनाव होता है, राजतंत्र का अंत तो हो जाता है। लेकिन चुनाव में माओवादी सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हैं, और आपको पता है कि माओवादी का चीन के साथ निकटता बहुत ही ज़्यादा रहा है। इस वजह से भारत और जो नेपाल है उसके साथ संबंध उतने प्रगाढ़ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। और संविधान सभा का फिर दूसरा चरण 2013 में होता है, और 2013 में भी संविधान से संबंधित अभी तक संविधान बन नहीं पाया। आपसी संघर्ष के कारण यहाँ पे बहुत विवाद ही रहता है। और एक कोई जैसे माओवादी बोलते थे कि यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, संविधान से पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाया जाए, वहीं मधेसियों के द्वारा कहा जाता था कि यहाँ पे मतलब संविधान में हिंदू राष्ट्र जो, क्योंकि एकमात्र नेपाल था जो कुछ समय पहले तक हिंदू राष्ट्र था, तो ये बोलते थे पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल को बनाया जाए संविधान में। इस रूप में संघर्ष कंटिन्यू रहा, लेकिन संविधान का निर्माण नहीं हो पाया। 2015 में पुनः ऐसा हुआ कि समझौता हुआ और लगा मतलब संविधान का निर्माण हो गया, लेकिन मधेसियों का उसमें बहुत असंतोष झेलना पड़ा। हालांकि कहा गया कि इसके तहत नेपाल संघीय शासन में 6 राज्यों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन मधेसियों द्वारा राज्य के निर्माण के प्रस्ताव का विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि मधेसी की कुल आबादी लगभग 50% से अधिक है, लेकिन मधेसियों के लिए केवल एक प्रांत का गठन किया गया। तो ये मधेसी के बीच और प्रजाति के बीच और जो जनसंख्या थी उनके बीच आपस में असंतोष का भावना था। इसी का परिणाम आप देखेंगे कि 2015 में मधेसियों ने भारत और नेपाल सीमा को सील कर दिया, जिसका ये परिणाम हुआ कि नेपाल में जो भारत के रास्ते से जो
आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई जाती थी, तेल, गैस, मूलभूत सुविधाएं, सारे ब्लॉक हो गया और नेपाल और ज़्यादा त्रस्त हो गया। और फलतः ये हुआ कि नेपाल के जनता के बीच जो वो भारत विरोधी भावना फिर से यहाँ पे दिखाई पड़ती है। लेकिन 2014 में जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सत्ता में आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि पड़ोसी प्रथम के तहत, प्रो एस्टेब्लिशमेंट नीति के तहत नेपाल के साथ संबंध को बेहतर किया जाए, मधुर किया जाए। तो ये कोशिश भी करते हैं, 2014 में नेपाल की यात्रा करते हैं और एक बेहतर और प्रगाढ़ संबंध का वहाँ पे परिकल्पना की जाती है और संबंध अच्छे भी रहते हैं। लेकिन 2015 में संविधान के वजह से मधेसियों का संघर्ष एक पुनः भारत विरोध के रूप में सामने आता है। और हालांकि भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं ये पुनः कोशिश किए कि संबंध को बेहतर किया जाए और लगातार अभी तक तीसरी बार नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। और नेपाल के लोगों में, नेपाल के राजनीतिक दलों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया जा रहा है कि भारत जो है ये आपके खतरे के लिए नहीं है, ये आपके खतरे के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपके उत्थान के लिए भारत आपके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है, अवसर का काम करता है भारत आपके लिए। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि भारत और नेपाल का संबंध वर्तमान समय में अच्छा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री कोशिश भी करते हैं कि नेपाल के साथ संबंध को बेहतर किया जाए क्योंकि हमारा पड़ोसी है। और हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्यों ऐसा होता है कि नेपाल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम इतना जद्दोजहद क्यों करते हैं नेपाल के लिए। तो हम देखेंगे कि किस रूप में नेपाल हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, जियो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से किस रूप में नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अन्य आयाम जो होंगे उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे। ये ऐतिहासिक संबंध था। हमने ये देखा कि इतना उठापटक होने के बावजूद भी, आंतरिक राजनीतिक में मत भिन्नता होने के बावजूद भी भारत और नेपाल के संबंध मधुर रहे, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक उसके बाद जो धार्मिक, जो भाषाई, जो आत्मीय लगाव है, घनिष्ठता है, यह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। और साथ में ही जो भारत और नेपाल का जो अंतर्निर्भरता है भारत का, वह भारत से जोड़ने का भी काम करता है, अर्थात भौगोलिक अंतर्निर्भरता, क्योंकि भू-अभद्र एक देश है। और इसे आप देखेंगे कि आर्थिक जब गतिविधि पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि नेपाल का जो मैक्सिमम आयात निर्यात होता है वह भारत के रास्ते होता है। तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जिस रूप में हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है, और हिमालय के रास्ते चीन के माध्यम से अगर व्यापार किया जाए, नेपाल को एक तो महंगा पड़ेगा और कनेक्टिविटी भी नहीं है उतना ज़्यादा सुगम, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जब आगे पढ़ेंगे इसमें देखेंगे हल्दिया, उसके बाद कोलकाता, ये सब पोर्ट के माध्यम से लगभग एक दर्जन से अधिक पारगमन भारत सरकार ने मुहैया कराया है नेपाल सरकार को। तो इस रूप में देखेंगे कि कैसे भारत और नेपाल के बीच आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, उसके बाद रक्षा, उसके बाद अन्य आयाम सांस्कृतिक संबंध हैं, और कैसे भारत पड़ोसी के लिए कैसे अवसर का काम करता है, इसके अनेक आयाम को हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। आपने ये पूरा लेक्चर के क्रम में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर इसी के नेक्स्ट लेक्चर में, अर्थात भारत नेपाल का जो संबंध है उसी का दूसरा लेक्चर हम जल्द अपलोड करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।